मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे उन कुछ छोटी छोटी खबरों के बारे में बातें करने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से छोटी कतई नहीं है और स्पेशली प्री एग्जामिनेशन को देखते हुए तो छोटी है ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश एक प्रकार से गृह युद्ध की चपेट में आने की स्थिति में है, या यूं कह लीजिए कि आ ही गया है। वहां का जो युवा वर्ग है स्पेशली, वो बहुत जबरदस्त रूप से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का कारण क्या है? देखिए, जो बांग्लादेश है वो छोटा सा देश है, लगभग 2 करोड़ की आबादी है, और वहां जो बेरोजगारी की दर है और जो अशिक्षा का प्रतिशत है वो लगभग लगभग 20% है। यानी कि 5 में से 1 व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और शिक्षा नहीं है। यानी कि यूं मान लीजिए कि मोटे तौर पर देश बेरोजगारी से त्रस्त है। ठीक है, रोजगार की आप मांग कर सकते हैं, लेकिन दरअसल मांग रोजगार की उतनी नहीं है जितनी कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार करने की है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, हो क्या रहा है, वहां आरक्षण की व्यवस्था क्या है। 1971 में बांग्लादेश बना, तो वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें वहां कहा जाता है मुक्ति नायक, उनके परिजनों को नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया जाता है। 30% का आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए हो गया। इसके बाद महिलाओं को 10% का, पिछड़े वर्गों को 10% का, अल्पसंख्यकों को 5% और 1% का आरक्षण दिव्यांगों के लिए है। इस तरीके से ये जो टोटल है 56% हो जाती है। इनकी मांग यह है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां केवल 44% रह जाती हैं। तो इनका कहना है कि हम पूरी तरह से आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन इनकी कैटेगरी को घटा करके केवल 2 कर दिया जाए और उसमें पिछड़े वर्गों और विकलांगों को आरक्षण दिया जाए और बाकी सभी आरक्षण समाप्त कर दिए जाएं। ये इनकी मांग है। दोस्तों, ये एक स्थिति है जो मैंने आपके सामने रखी। चूंकि बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, इसीलिए हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का भी विषय है, इस मायने में क्योंकि जब पड़ोसी देशों में किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है तो उनसे सटे हुए जो राष्ट्र होते हैं, डेफिनेटली उन्हें सतर्क हो जाना पड़ता है। और फिर आपको यह भी मालूम है कि बांग्लादेश के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध हैं। तो इस दृष्टि से यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि कुछ राष्ट्र की स्थितियों को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राइट दोस्तों, जो अगली खबर है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार ने एक भत्ता योजना की घोषणा की है और इस भत्ता योजना का नाम है लड़का भाऊ। जैसे कि आपने लाडली बहना योजना का नाम सुना होगा, तो वहां लाडली बहना है, यहां आप यूं कह लीजिए कि लाडला भाई है। लाडला लड़का भाऊ। इसमें व्यवस्था ये की गई है कि जो युवा नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे उन्हें बकायदे भत्ता दिया जाएगा। 12वीं पास करने के बाद नौकरी तलाश कर रहे युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता मिलेगा, और वहीं डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए का, और जो ग्रेजुएट होंगे उन्हें 10,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार के इस घोषणा का दूसरे राज्यों पर भी कहीं न कहीं नैतिक दबाव पड़ेगा ही, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। आपको मालूम है कि हमारे देश में भी जो बेरोजगारी की हालत है वो काफी संवेदनशील होती जा रही है। लेकिन सच पूछिए तो ये बेरोजगारी का सही इलाज नहीं है। बेरोजगारी का सही इलाज केवल यही है कि हम किस तरह से अपनी आर्थिक विकास को गतिशील बना सकते हैं, तेज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह एक घटना है और ये आपके आंसर राइटिंग में भी मदद कर सकती है, इसलिए मैंने इसे आपके सामने रखा है। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, नेपाल भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। नेपाल में इस बीच में जो राजनीतिक उठापटक रही है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। वहां के जो पहले प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वो बकायदे संसद में अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। जो पार्टी उनका समर्थन कर रही थी उसने अपना समर्थन वापस ले लिया और इन्होंने 2022 में ही अपना पद संभाला था, वो भी 2022 में 25 दिसंबर को, यानी समझ लीजिए कि 2023 में ही ऑलमोस्ट पद संभाला।
और 1.5 साल के बाद उन्हें लगभग त्यागपत्र देना पड़ा। और उनके त्यागपत्र देने के बाद अब जो है केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। केपी शर्मा ओली, चूंकि ये भी हमारा पड़ोसी देश है इसलिए मैंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बातें करेंगे हम स्पोर्ट्स को लेकर। मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स के जिन परिणामों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सामान्यतया पिछले कई सालों से इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि जो घटनाएं हैं वो अपने आप में बहुत महत्व की हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सोचा कि नहीं, इनके बारे में भी स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए। तो जो पहली घटना है दोस्तों वह है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप को लेकर। विंबलडन एक छोटी सी जगह है, लंदन से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर, वहां इसकी शुरुआत हुई थी। और एक तरीके से यूं मान लीजिए कि है ये हमारी जो 4 बड़े ग्रैंड स्लम प्रतियोगिताएं हैं उनमें से एक, लेकिन विंबलडन चैंपियन होने का मतलब एक प्रकार से टेनिस का वर्ल्ड चैंपियन होना। तो इस बार की जो प्रतियोगिता है वह स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीती है। स्पेन के ये खिलाड़ी हैं और कंटिन्यूअस दूसरी बार उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। मान लीजिए कि प्री में ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है तो सीधे सीधे तो नहीं पूछा जाएगा, किसको पराजित किया, कहाँ के थे जो पराजित हुए, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जो पराजित हुए हैं दोस्तों वे हैं नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक, और उनको पराजित किया है कार्लोस अल्कराज ने 6-2, 6-2 और 7-6 सीधे सीधे 3 सेटों में। इसकी चर्चा मैंने इसलिए कर दी, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद टेनिस प्लेयर रहा हूं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, क्योंकि सीधे 3 सेटों में अगर आप फाइनल में किसी खिलाड़ी को पराजित कर देते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, हमने पुरुष चैंपियनशिप विंबलडन की तो देख ली, स्वाभाविक है कि हमें महिला चैंपियनशिप के बारे में भी जानना चाहिए। तो महिला एकल का खिताब जीतने का श्रेय मिला है चेक रिपब्लिक की बारबरा क्राजिकोवा को। चेक रिपब्लिक, बारबरा क्राजिकोवा। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, तो पता लगा कि उसमें 3-4 विकल्प दे दिए गए, उसमें एक महिला खिलाड़ी का भी दे दिया गया। ये भी आपको ध्यान से ही सुनना चाहिए। तो क्राजिकोवा ने फाइनल में इटली की जैस्मिन पावोलिन, इटली की जैस्मिन पावोलिन को सीधे 3 सेटों में इन्होंने भी हरा दिया, और जो हराया वो है 6-2, 2-6, 6-4 से। तो दोस्तों, ये खेल के बारे में विंबलडन को लेकर के खबरें थी, और डेफिनेटली आपको खुद मालूम होगा कि अभी जो यूरो फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है, यूरो, बहुत लोग रात रात भर जग करके ये फुटबॉल के खेल देखते रहे हैं। फुटबॉल जो है ना यूरोप का बहुत प्रिय खेल है, यहां तक कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी ये बहुत प्रिय है। तो इस बार की जो यूरो प्रतियोगिता है दोस्तों वो स्पेन ने जीत ली। अब आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, विंबलडन चैंपियनशिप भी स्पेन ने जीती और यहां यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता भी स्पेन ने जीती। किसको हराया इसने? इंग्लैंड को। हालांकि प्रतियोगिता बहुत टफ रही, 2-1 से इंग्लैंड को हराया, और इस तरीके से स्पेन चौथी बार इसका चैंपियन बना है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स के बारे में ये थोड़ी सी खबरें थी। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि स्पोर्ट्स पर अब ज्यादा इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर इसकी चर्चा आप सबसे की है। एक छोटी सी घटना और, फ्रेंड्स, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली और हरियाणा के जो किसान हैं फिर से अपनी मांग के लिए आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वो बकायदे सिंधु बॉर्डर पर कई दिनों से डटे हुए थे। उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो बकायदे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हरियाणा सरकार जो शंभू बॉर्डर है, उसका नाम है शंभू बॉर्डर, उसे खोले और यातायात को सुचारू रूप से चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग अवरुद्ध करना उसके अधिकार क्षेत्र में
नहीं है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन है। व्यक्ति को जो आने जाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, उसका उल्लंघन है। तो दोस्तों, किसानों ने फिर से कमर कस ली है अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने की। इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बारे में अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।